प्रिय बच्चों, आज हम गेहूं में होने वाली येलो ईयर रोट या टुंडू डिजीज भी जिसको कहते हैं कि लक्षण, रोगजनक, प्रबंधन आदि का अध्ययन करेंगे। जहाँ तक इस रोग का परिचय है, ये सर्वप्रथम हचिंसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1970 में पंजाब प्रांत से खोजी गई और अब जो है लगभग सभी गेहूं उत्पादन करने वाले देशों के अंदर पाया जाता है। इस रोग के लक्षण हम देखें तो ये रोग जो है सर्वप्रथम जब पौधा मैच्योरिटी पे आता है या बालियों का निर्माण हो जाता है, उस समय देखने को मिलता है। अगर हम इसे बारीकी से देखें तो जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां मुड़ी तुड़ी हो जाती हैं और जो ईयर के पास वाली बाली है वो कर्ल हो जाती हैं, आपस में लिपट के एक वर्ल्ड सा, एक गोले सी संरचना यूँ कहिए कि वर्ल्ड बनाती है। जब इसमें बालियां निकलती है तो बालियों के ऊपर एक पीले रंग का चमकीला चिपचिपा सा पदार्थ जो है बाहर निकलते हुए दिखाई देता है और इसी सिम्टम्स को हम ईयर रोट कहते हैं। ये जो चिपचिपा पदार्थ है ये एक बैक्टीरियल निस्त्राव होता है या इसको बैक्टीरिया का ऊज भी कहते हैं। ये ग्लूम्स तुष जो होते हैं उन पे तने पर और पर्णशीथ को जो है ये एक तरह से घेर लेता है और इसके कारण जो पौधे का जो तना है उसकी वृद्धि भी जो है कम हो जाती है। और इस तरह की जो बालियां होती हैं उन बालियों में अगर हम देखें तो प्राय बीजों का निर्माण नहीं होता या यूँ कहिए कि वो लाइट वेटेड ईयर हेड्स होते हैं। काउजल ऑर्गेनिज्म की जहाँ तक रोगजनक की बात है, ये जो रोग है जनक है इसके बारे में सबसे पहले वासुदेवा और हिंगोरानी ने 1952 में अध्ययन किया। उसके बाद साबेट ने 1954 में किया और उसके बाद में जो है कई साथियों के द्वारा कोराइनेबैक्टीरियम ट्रिटिसाई जो कि एक बैक्टीरिया है, कोराइनेबैक्टीरियम ट्रिटिसाई के कारण इसका होना पाया। और साधारणतः ये जो बैक्टीरिया है वो अकेला संक्रमण नहीं देता बल्कि वो एक जो निमेटोड होता है जिसको हम सीड गॉल निमेटोड कहते हैं, एंगुइना ट्रिटिसाई के साथ एसोसिएशन में पाया जाता है। और ये जो एंगुइना ट्रिटिसाई है ये इसका जो निमेटोड है वो इस बैक्टीरिया के वेक्टर का काम करता है और यूँ कहिए कि मैकेनिकल इंजरी एंगुइना ट्रिटिसाई के द्वारा कॉज की जाती है और इसके द्वारा जो इंजरी की जाती है उसके अंदर बैक्टीरिया घुस जाता है। जहाँ तक इस रोग को प्रबंधन की बात है तो जो भी इस तरह के गॉल्स हैं उनसे मुक्त बीज का बुआई की जानी चाहिए। नंबर 2, जो सीड्स हैं उनको 20% के जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उस सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोना चाहिए ताकि जो हल्के बीज हैं ऊपर तैर जाए, उनको अलग कर दें और जो भारी बीज जो जमीन सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं उनको वाटर से वॉश करके उनकी बुआई की जानी थी और की जानी चाहिए। इसी तरह से जो है अगर हम दूसरा इसका जो पार्ट है, काउंटर पार्ट डिजीज है, उसकी बात करें तो उसे हम ईयर कॉकल डिजीज़ ऑफ वीट कहते हैं। तो जो ईयर कॉकल डिजीज है ये नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, भारत और पाकिस्तान का जो सब कॉन्टिनेंट, इसमें चाइना और सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, इराक, टर्की आदि में ये रोग पाया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, न्यूजीलैंड, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देखा जाता है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत में ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार आदि में
इसकी अक्रेंस देखी गई है। और सिंह एट अल नामक वैज्ञानिक ने 1953 में बताया कि इसके कारण अकेले यूपी में लगभग 30% फसल का वार्षिक नुकसान हो जाता है। इसी तरह से इसके अतिरिक्त ये कहते हैं कि ये जो रोग है ये मनुष्यों पे और पशुओं पर इसके जो गॉल है उनके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण इनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक कि सीड गॉल ईयर कॉकल डिजीज के लक्षणों का प्रश्न है, ये लक्षण सर्वप्रथम बाली के ऊपर ही प्रकट होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो बाली में दाने के स्थान पर कोकल्स नुमा संरचनाएँ बनती हैं। यदि इस प्रकार के जो पौधे हैं उनके तने के आधार भाग को देखा जाए तो वो थोड़ा फूला हुआ हो जाता है तथा और उसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं, या यूँ कहें कि वर्ल्ड एक लहर सी उनमें पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार की पत्तियां दिखती रहती हैं। इस प्रकार के जो संक्रमित पौधे हैं उनमें कई बार कल्लों की संख्या अधिक हो जाती है और बाली भी जो है कंपैरेटिवली 30 से 40 दिन में निकल जाती हैं। ये जो नेमेटोड्स हैं के लार्वी के द्वारा फैलाया जाता है। ये एक्टोपैरासिटिकली पौधे के अंदर वृद्धि करते हैं और उसके बाद में ये जो है अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। लार्वी और जो एडल्ट हैं वो एंटर द फ्लोरल प्राइमोडिया इन इनिशियल स्टेज एंड लेटर ऑन रिप्लेस द सीड। जो पुष्प क्रम है उस पुष्प के अंदर इनके नेमेटोड्स और जो प्राइमोडिया है वो संक्रमण करके घुस जाते हैं और वहाँ कोकल्स का निर्माण करते हैं। ये जो कोकल्स हैं इनको अगर आप पानी में छोड़ें तो देखेंगे कि दे आर फुल ऑफ द लार्वी या सेकंड स्टार लार्वी जो होती हैं स्टेज वो इसके अंदर पाई जाती है। इसके जो तुष हैं शुक है वो ट्विस्टेड मुड़ी हुई देखी जा सकती है। इसी तरह से जो बाली है वो भी अगर हम देखें तो नॉर्मल बाली जहाँ स्ट्रेट होती है तो गॉल से संक्रमित जो बाली होती है वो ट्विस्टेड और बिखरी हुई दिखती है, वर्ल्ड की तरह दिखाई देती है। इसी तरह से जो दानों को हम देखें तो जो नॉर्मल हेल्दी दाने हैं उनके कंपैरिजन में जो बालियाँ जिनमें गॉल बनते हैं उनमें दानों के साइज छोटा होता है, हल्का होता है और जो उनका कलर रेंज है वो भी लाइट ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं। काउजल ऑर्गेनिज्म या रोगजनक का परिचय दें तो डिजीज इज कॉज्ड बाय द नेमेटोड एंगोना ट्रिटिसाई। Quite frequently the ear cockle nematode Sanguina triticei is associated or act as a vector with the bacterium Corynebacterium triticei causing the disease called टुंडू और येलो ईयर रॉट ऑफ डिजीज। तो दोनों एसोसिएशन में साथ साथ पाई जाती हैं। इस रोगजनक को फैलने के लिए ठंडा और नम वातावरण अधिक अनुकूल रहता है और ज़्यादातर इसके संक्रमण के लिए पौधों की सरफेस पर एक पतली नमी की परत या पानी की परत हो तो इसका संक्रमण अधिक तेज़ी से फैलता है। जहाँ तक रोग चक्र की बात है तो सेकंड स्टेज लार्वी जो कि गोल्ड्स के अंदर पाए जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो इससे मुक्त हो जाते हैं और मूव टुवर्ड्स द हेल्दी प्लांट ग्रोइंग नियर बाय द स्टार्टिंग क्रॉलिंग अपवर्ड ऑन द रूट्स ऑफ द यंग वीट प्लांट्स। तो ये पौधे जो नए पौधे जो पैदा हुए हैं उनके पास जो ये सेकंड स्टार लार्वी है वो मूव करते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं और जो प्लूमुल्स है उसके टॉप के ऊपर इन्फेक्शन कर देते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट द लार्वी मेक देयर वे टू ग्रोइंग पॉइंट अप टू द सीड हेड। जैसे जैसे ग्रोथ पौधे की बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो एपिकल पार्ट है प्लूमुल का वो वृद्धि करता है, उसके साथ साथ ये भी ऊपर की ओर मुँह करते रहते हैं और
एक्टोपैरासिटिकली बाह्य परजीवी के रूप में या पौधे की बाह्य सतह पे, और जब इसमें दाना बनने लगता है उस टाइम ये एम्ब्रियो या सीड में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर जो मादा नेमाटोड्स है वो कई सारे एग्स प्रोड्यूस करती है और इन प्रोड्यूस के हैच करने पर इनसे फर्स्ट स्टेज लार्वी और उसके बाद में इनसे सेकंड स्टेज लार्वी पैदा होते हैं जो कि गॉल से रिलीज होते हैं। और जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक जो ये गॉल्स हैं या इनका दाना है वो मैच्योर हो जाता है। द अटैक्ड ग्रेन्स बिकम स्मॉल ब्राउन टू ब्लैक हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिन दानों में या ओवरी में संक्रमण होता है उनके रंग जो है भूरे से काले हो जाते हैं और इन संरचनाओं को हम गॉल्स कहते हैं। और ये जो गॉल है उसका निर्माण सीड टिश्यू और सिल्वरी ग्लैंड्स ऑफ नेमेटोड्स के मिलके होता है। हर एक लार्वी प्रत्येक गॉल में लगभग 800 से 32,400 तक लार्वी हो सकते हैं और ये एक गॉल 30 से 40 साल तक जिंदा बना रहता है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो 20% सॉल्ट सॉल्यूशन या पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर इनको डिप करना चाहिए ताकि जो हल्के संक्रमित बीज है ऊपर आ जाए और बाकी दाने जो स्वस्थ अनाज है वो नीचे बैठ जाए। इनको निथार कर आप अलग कर सकते हैं। इसी तरह से जो सीड हैं उनको पानी में सोख के 2 घंटे डुबाने के बाद 51 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक हॉट वाटर ट्रीटमेंट देने से भी नेमेटोड को मारा जा सकता है। क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करके भी इनका इनोकुलम बनने से रोका जा सकता है। अर्ली सो क्रॉप यूजुअली एक्सक्लेम इन्फेक्शन हैंस अर्ली सोइंग शुड बी डन। जो शीघ्र बुआई की जाती है उसमें इनका नेमेटोड का संक्रमण कम होता है, इसलिए शीघ्र बुआई करके भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं जैसे सोनारा 63, NP 908, NP 227 ऐसे हैं जो कि इस रोग के प्रति रेजिस्टेंस दिखाते हैं, उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो केमिकल ट्रीटमेंट विद नेमेटोड्स नेमेटिसाइड जैसे कि नेमाफॉस जो कि जीनोफॉस के नाम से भी मिलता है एट 10 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, एल्डिकार्ब जो टेमिक-10G के नाम से मिलता है 20 kg पर हेक्टेयर और कार्बोफ्यूरान 3G एट द रेट ऑफ 30 kg पर हेक्टेयर को मृदा में उपचारित करके भी इस रोग को रोका जा सकता है। नेमाफॉस को उपयोग करने से इसके जो जुवेनाइल्स हैं जो सॉइल में रिलीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार एल्डिकार्ब 10G का मृदा उपचार करने से भी इस रोग को रोका जा सकता है। ये इस प्रकार हम जो नेमेटोड जो है नेमेटिसाइड्स का प्रयोग करके नेमेटोड के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं और नेमेटोड को वेक्टर का काम करता है, इसलिए इनडायरेक्टली हम ईयर रॉट डिजीज़ को भी नियमित कर सकते हैं। धन्यवाद।